Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today we will start with section C, February March 2025. I have told you before as well, section C will always be from macroeconomics. मैंने आपको पहले भी बताया है कि section C हमेशा macroeconomics से होगा and we will always have two questions and we always have to attempt any one question of our own choice. So in today's class we will be doing question number 4. Okay, let's start with this question with the help of diagram. Assess the effectiveness of government policies that might be used to reduce demand pull inflation. Okay, 20 mark का question है. 20 mark का question है. This question is of 20 marks. It's solely related to inflation and its policies. So can you guys please tell me how many marks are for knowledge and analysis? For knowledge and analysis we get 14 marks. And for evaluation we get 6 marks. ठीक है. Okay, so let's start with marking scheme of this question. So this is section C. This is section C, question number 4. ठीक है. ओके, सो मार्किंग स्कीम से शुरू करते हैं. सबसे पहले we will have to give him definition of inflation. सबसे पहले हम लोगों को इसको डेफिनेशन देनी होगी इन्फ्लेशन की. तो यार मुझे बताएंगे प्लीज इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है. सर इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना. तो अगर मैं आपको इन्फ्लेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं तो व्हाट इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज द परसिस्टेंट एंड सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा ही है भाई. सर इन्फ्लेशन क्या होती है. सर इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई. महंगाई का मतलब है प्राइसेस का बढ़ना. तो सर इन्फ्लेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है. इन्फ्लेशन इज द परसिस्टेंट एंड सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसके बाद आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज एग्रीगेटेड डिमांड. ठीक है. और क्या डिफाइन करेंगे प्लस इसके आप कंपोनेंट्स बताएंगे. सही है. जैसे कि आप बताएंगे इसको कि एग्रीगेटेड डिमांड इज व्हाट. एग्रीगेटेड डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ द होल इकोनॉमी. ठीक है. आप इसको क्या बताएंगे. आप इसको बताएंगे कि एग्रीगेटेड डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड है. और आप इसको बताएंगे कि एग्रीगेटेड डिमांड की इक्वेशन है और वो इक्वेशन है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. तो सर सी से क्या आता है. सी से आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आई से आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जी से आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एक्स से आता है एक्सपोर्ट रेवेन्यू. एम से आता है इंपोर्ट एक्सपेंडिचर. राइट. ठीक है. इसके बाद आप क्या करेंगे. इसके बाद आप इसको बताएंगे कि व्हाट इज एग्रीगेटेड सप्लाई. तो आप इसको बताएंगे भाई कि एग्रीगेटेड सप्लाई क्या होती है. सर एग्रीगेटेड सप्लाई इज द टोटल सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है. या फिर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. या फिर विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. अच्छा अब आप बताएंगे. आपने इसको सारी डेफिनेशन बता दी. इन्फ्लेशन क्या है, एडी क्या है, इसका कंपोनेंट क्या है, सी आई जी एक्स एम क्या है, एग्रीगेटेड सप्लाई क्या है. अब आप इसको बताएंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है. हाँ तो यार वैसे इन्फ्लेशन की दो वजह होती है. ठीक है. इन्फ्लेशन के आने की दो वजह होती हैं अगर आपको याद हो तो. एक इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से और एक इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से. चाहे एग्रीगेटेड डिमांड बढ़े चाहे एग्रीगेटेड सप्लाई कम हो, दोनों की वजह से शॉर्टेज होती है और दोनों की वजह से प्राइस बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं. ठीक है. तो हम लोग मेंशन करेंगे कि भाई देयर आर टू मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. वन इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेटेड डिमांड. वन इज अ डिक्रीज इन एग्रीगेटेड सप्लाई नोन एज डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ठीक है. लेकिन आप समझाएंगे सिर्फ कौन सी वाली. समझाएंगे आप सिर्फ डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्योंकि सवाल ने बोला था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे आती है और उसको सॉल्व करने की पॉलिसीज बताओ. तो अब हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं. हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं. सिचुएशन ये है कि हमारी कंट्री के अंदर रिसेशन चल रहा है. और रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन है जब लोगों की इनकम कम होती है. सही है. सर सिचुएशन रिसेशन की चल रही है और रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोगों की इनकम कम होती है. तो
गवर्नमेंट एक पॉलिसी लगाएगी और उस पॉलिसी का टारगेट होगा कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स को कम करेगी। सही है। जब इनकम टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ भाई। कंट्री में सिचुएशन है रिसेशन की, रिसेशन एक सिचुएशन है जिसमें लोगों की इनकम कम होती है तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स को कम करेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी ना। और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी है मतलब एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ऐसा ही है भाई। सर जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, यानी कि क्या बढ़ जाएगा, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। सही है। ठीक है ना भाई। अच्छा अब मुझे बताओ, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा। जब प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, और जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ा है और एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इंजेक्शंस बढ़ेंगे, तो ये जो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर की लाइन है ये अपवर्ड शिफ्ट मारेगी। सही कह रहा हूँ। ये किधर शिफ्ट करेगी, ये अपवर्ड शिफ्ट करेगी। अच्छा अब आप मुझे बताना कि जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो इससे दो चीज़ें होती हैं, अगर आपको याद हो तो। जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक शॉर्ट रन में होती है और एक लॉन्ग रन में होती है। कोई बच्चा प्लीज़ मुझे याद दिलाएगा। जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो दो चीज़ें होती हैं, एक शॉर्ट रन में एक लॉन्ग रन में। तो यार जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो एक इफेक्ट आता है शॉर्ट रन में, उस इफेक्ट का नाम होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, तीन चीज़ें बढ़ती है, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सही है। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, तीन चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती हैं, इनकम बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ऐसा ही है भाई। और शॉर्ट रन में एक महंगाई आती है, शॉर्ट रन में एक महंगाई आती है, और उस महंगाई का नाम क्या होता है। सर शॉर्ट रन में एक इन्फ्लेशन आती है, और इस इन्फ्लेशन का नाम क्या है, उस इन्फ्लेशन का नाम है माइल्ड इन्फ्लेशन। और माइल्ड इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस थोड़े से बढ़ती है और रियल इनकम ज़्यादा से बढ़ता है। ऐसा ही है भाई। सर माइल्ड में प्राइस थोड़े से बढ़ती है और रियल इनकम ज़्यादा से बढ़ती है। सही कह रहा हूँ। शुरू में आएगी माइल्ड इन्फ्लेशन, प्राइस थोड़े से बढ़ेगी और रियल इनकम ज़्यादा से बढ़ेगी। ठीक है। लॉन्ग रन में एक इन्फ्लेशन आएगी और उस इन्फ्लेशन का नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। सर लॉन्ग रन में एक इन्फ्लेशन आएगी और उस इन्फ्लेशन का नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर में क्या होगा भाई, हाइपर में सिर्फ प्राइस बढ़ेगी और आपकी रियल इनकम जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, दो डायग्राम्स बन सकती हैं। कितनी डायग्राम्स बन सकती हैं, दो डायग्राम्स बन सकती हैं। मुझे बताओ कि कौन कौन सी दो डायग्राम्स बन सकती हैं। एक हाइपर इन्फ्लेशन वाली जो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और एक इंजेक्शन वाली। ठीक है। तो दो डायग्राम्स बना रहा हूं आपके सामने, गौर करिएगा। सबसे पहले आपने दो एक्सिस बना दी। ठीक है। सबसे पहले आपने दो एक्सिस बनाई। ऊपर आ गया एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर और नीचे आ गया रियल इनकम। ठीक है। सही है। ऊपर आ गया एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर, नीचे आ गया रियल इनकम। ये जीरो से जो अपर स्लोपिंग लाइन शुरू हुई है इसका नाम है इनकम, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका नाम है एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब मुझे बताओ, y इज इक्वल टू ए, ये मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर। तो ये नीचे आ गई इनकम और ये आ गया एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो अपवर्ड शिफ्ट आएगा, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो अपवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है। एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो किधर शिफ्ट आएगा, अपवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है। ऐसा ही है भाई। सर मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है, y इज इक्वल टू ए, तो ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम है। देख लें भाई, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम है। जी सर ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम है। और यहाँ से लेफ्ट पर आ जाएगा न्यू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर और नीचे आ जाएगी न्यू इनकम। तो आप देखें यहाँ से लेफ्ट पर आ जाएगा न्यू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर और नीचे आ जाएगी न्यू इनकम। ठीक है।
तो आप देखें ये आ गया न्यू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर, ये आ गया न्यू रियल इनकम। ठीक है ना भाई? सही है। ये पहली डायग्राम हो गई। सर दूसरी डायग्राम कौन सी बना सकते हैं? सर ये दो एक्सेस बना दी और लेबलिंग कर दी। ठीक है, गौर से देखना। ये दो एक्सेस बनाई और ये लेबलिंग कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर आ गया प्राइस लेवल और नीचे आ गया रियल इनकम। ठीक है, ऊपर आ गया प्राइस लेवल, नीचे आ गया रियल इनकम। ठीक है जी, शायद बोले बोले क्या हुआ? ऊपर आ गया प्राइस लेवल, नीचे आ जाएगा ए ही, जहाँ इक्विलिब्रियम में वही होगा। ठीक है, बिल्कुल। सॉरी 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 सॉरी। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ सही है सही है सही है, ए ही ऑलरेडी मार्क हुआ है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिस्टेकनली मैंने कर दिया होगा, सही है। ओके, थैंक यू गाइस। ओके, अच्छा खैर, ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया रियल इनकम। बचपन से सिखा रहा हूँ, एल आर एस चार कर्व्स को मिला के बना है। शुरू में सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, उसके बाद इलास्टिक फ्लैटर होती है, उसके बाद इन इलास्टिक स्टीप होती है, उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक वर्टिकल होती है। तो ये एक कर्व ड्रॉ हो गया आपके सामने, और इस कर्व का नाम क्या है? इस कर्व को कहते हैं एल आर एस। ठीक है, तो इधर लेबल करूँ, ये है लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई। ठीक है, और हमने पढ़ा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है एडी के बढ़ने से ना। तो कंटिन्यूसली आप एग्रीगेटेड डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। कंटिन्यूसली आप एग्रीगेटेड डिमांड के कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। देखो जहां जहां इक्विलिब्रियम बनेगा वहां से प्राइस और रियल इनकम आएगी। देखें, जहां जहां इक्विलिब्रियम बनेगा वहां से आ जाएगी प्राइस और वहां से आ जाएगी रियल इनकम। देखें भाई, जहां जहां इक्विलिब्रियम बनेगा वहां से प्राइस और रियल इनकम आएगी। देखिए, अब जहां जहां इक्विलिब्रियम बन रहा है ना, वहां से मैं प्राइस और रियल इनकम निकालूंगा। देखें, ये AD1, ये AD2, ये AD3, ये AD4, ये AD5। ठीक है, ये E1, ये E2, ये E3, ये E4, ये E5। ठीक है, ये प्राइस P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये P5। ठीक है। ठीक है, ये YA, ये Y1, ये Y2 और ये YF। अब मुझे बताओ, शुरू में कौन सी इन्फ्लेशन आती है? माइल्ड। शुरू में आप देखें प्राइस थोड़े से बढ़ रही है, रियल इनकम ज़्यादा से बढ़ रही है। उसके बाद आप देखें प्राइस ज़्यादा से बढ़ रही है, रियल इनकम थोड़े से बढ़ रही है। उसके बाद मुल्क में आ गई हाइपर इन्फ्लेशन। आप देख सकते हैं कि आपकी प्राइस बढ़ रही है, आपकी इनकम कांस्टेंट हो चुकी है। सर मैं तो अभी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उससे मैंने आपको दोनों डायग्राम बनाई, वैसे आपको बनानी ये वाली डायग्राम चाहिए। वैसे यू शुड मेक्स दिस डायग्राम, ये बनाना लाजमी है। ये बनाना लाजमी है बिकॉज ये बनाना लाजमी है बिकॉज इसमें इन्फ्लेशन के सारे स्टेजेस कवर हो रहे हैं। तो आज सवाल का 50%, 40% अराउंड हमने एरिया कवर कर लिया है। नाउ काइंडली कैन यू प्लीज टेल मी, कौन सी पॉलिसीज डिमांड पुल इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज हो सकती हैं? कोई बच्चा ये बता सकता है? विच पॉलिसीज कैन बी यूज्ड? सप्लाई साइड, फिस्कल, मॉनेटरी, कौन सी पॉलिसी यूज कर सकते हैं? फिस्कल एंड मॉनेटरी। ठीक है, फिस्कल और मॉनेटरी तो हो गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी ये बता सकते हैं? फिस्कल और मॉनेटरी तो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी? कॉन्ट्रैक्शनरी। व्हाई कॉन्ट्रैक्शनरी? बिकॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेटेड डिमांड। तो हमारा टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को रिड्यूस करना, इसलिए वी गोना यूज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा हसन, सप्लाई साइड पॉलिसी नहीं आ सकती, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसी का टारगेट होता है एग्रीगेटेड सप्लाई को इंक्रीज करना। और यहाँ पर जो इन्फ्लेशन आई है सवाल में, वो एडी की वजह से आई है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑलरेडी है इकोनॉमी में, सही है। ओके डियर, अब हम लोग जाएंगे पॉलिसीज की तरफ। तो आज आपकी फिस्कल मॉनेटरी दोनों पॉलिसीज भी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, ओके।
सो नाउ वी विल स्टार्ट विद पॉलिसीज टू डील विद इश्यू ऑफ इन्फ्लेशन ना, हमें डिमांड वाले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की पॉलिसीज करनी है, राइट? ओके। सो पहली पॉलिसी जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी। पहली पॉलिसी जो हम लोग यूज करेंगे उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है? अच्छा, अब आप मुझे बताएं इस फिस्कल पॉलिसी का टारगेट क्या होगा। इस फिस्कल पॉलिसी का टारगेट होगा ईडी को रिड्यूस करना, क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन आई है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से, सही है? अच्छा, अब मुझे बताएं इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर कितनी टूल्स हैं। बेटा इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं। कितनी टूल्स हैं इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर? कितनी टूल्स हैं इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर? दो टूल्स हैं, ठीक है? इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं, कौन कौन सी होती है? हाउ मेनी टूल्स? टू टूल्स। कौन कौन सी? एक होती है टैक्सेशन और एक होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सही है? सर फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं, एक है टैक्सेशन और एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है? सर फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स हैं, एक है टैक्सेशन एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बताओ भाई क्या करें, टैक्स को बढ़ाएं गिराएं? क्या करें भाई, टैक्स को बढ़ाएं गिराएं? टैक्स को बढ़ाएंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेंगे, ऐसा ही है भाई? तो आपने बोला सर टैक्स को बढ़ाएंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताएं टैक्स हमने पढ़ा है कितने तरीके का होता है। हमने पढ़ा है कि टैक्स दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है कॉरपोरेशन टैक्स, ऐसा ही है भाई? सर टैक्स दो तरीके का है, एक होता है इनकम टैक्स एक होता है कॉरपोरेशन टैक्स। सर इनकम टैक्स कहाँ पे लगता है? इनकम टैक्स सैलरी के ऊपर लगता है। टैक्स कटने के बाद जो इनकम होती है उसका नाम है डिस्पोजेबल इनकम ना। तो इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, कंजम्पशन कम होगी और एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी। सर कंपनी के प्रॉफिट में से अगर टैक्स कटेगा तो उस प्रॉफिट का नाम होगा रिटेन प्रॉफिट्स। क्या नाम होगा? रिटेन प्रॉफिट्स। तो मैं अगर लिखूं कि जब कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ेगा तो रिटेन प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और जब रिटेन प्रॉफिट्स कम होंगे तो इससे री इन्वेस्टमेंट कम होगी, और जब री इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इससे इससे जॉब्स कम क्रिएट होंगी, जिससे इनकम कम होगी, जिससे कंजम्पशन कम होगी और वापसी एडी कम हो जाएगा, ऐसा ही है भाई? जब री इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इससे जॉब्स कम होगी, इससे इनकम कम होगी और इससे कंजम्पशन कम होगी, ऐसा ही है भाई? और जब कंजम्पशन कम होगी तो क्या कम हो जाएगी? एग्रीगेटेड डिमांड, सही कह रहा हूँ? अच्छा, अब मुझे बताना जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करेगा जिससे डिमांड फॉर लेबर कम होगी, और जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो क्या बढ़ जाएगी? जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो कंट्री में क्या बढ़ेगी? अनएम्प्लॉयमेंट, सही कह रहा हूँ? सर जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करेगा, जब प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड फॉर लेबर कम होगी, डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अब मुझे बताओ यार, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो रोड्स और रोड्स वगैरह कम होंगे, रोड्स वगैरह कम बनेंगे, सही है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो रोड्स वगैरह कम बनेंगे, जब रोड्स वगैरह कम बनेंगे तो जॉब्स कम होगी, जब जॉब्स कम होगी तो इनकम कम होगी, जब इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, वही एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी और बाद में जाके वही क्या बढ़ जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है? अब याद रखना, याद रखना, एग्रीगेटेड डिमांड कम हुई है ना, इसका मतलब है एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम हुआ है। एग्रीगेटेड डिमांड कम हुई है, इसका मतलब है एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम हुआ है, ठीक है भाई? ऐसा ही है भाई? अब जरा मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट के कितने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं?
गवर्नमेंट के कितने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है भाई, गवर्नमेंट के कितने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? 5। कौन कौन सा? प्राइस स्टेबिलिटी, गुड। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट का? पहला होता है प्राइस स्टेबिलिटी, महंगाई को कंट्रोल करना, जो कि इस पॉलिसी का इनिशियल टारगेट है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहला है प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट। सर तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, पहला है प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। पांचवा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, और इसके अलावा है एक और है बीओपी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब मुझे ज़रा देख के बताएं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? यार ये पॉलिसी लगाई क्यों थी? ये पॉलिसी लगाई क्यों थी? वाई हमने पॉलिसी लगाई क्यों थी? क्योंकि हमें महंगाई को कंट्रोल करना था, ऐसा ही है हिबा। हमें महंगाई को कंट्रोल करना था, तो एक ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो गया उसका नाम है प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक नहीं दो के साथ हो गया, एक हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट, और एक हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो गई और फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गई। एक ऑब्जेक्टिव जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो याद रखना, डिमांड साइड, चाहे फिस्कल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों डिमांड साइड का हिस्सा है। सही है, चाहे फिस्कल हो, फिस डिमांड साइड पॉलिसी का एक पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी, और ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है। ठीक है, याद रखना, ये आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि चाहे फिस्कल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है। क्योंकि जब भी वो एक ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे तो लाजमी दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगी। ठीक है, एक डायग्राम बन सकती है एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर के रिड्यूस होने वाली। ठीक है, तो मैं लेबलिंग कर देता हूँ। ऊपर आ जाएगा एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर, नीचे आ जाएगा रियल इनकम। ठीक है, इनकम की लाइन होती है अपर स्लोपिंग लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, ये हो गई एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर की लाइन। ठीक है, जहाँ पे इनकम और एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मीट होगा वो होगा इक्विलिब्रियम, और वहां से आ जाएगी इनकम, तो ये नीचे आ गई आपकी इनकम। ठीक है, ये नीचे आ गई आपकी इनकम। ठीक है, अब मुझे बताओ, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सर ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम, और ये नीचे आ गई न्यू इनकम। ठीक है, ये नीचे आ गई न्यू इनकम। सही है भाई, ये आ गई न्यू इनकम आपकी, और ये आ गया आपका न्यू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्रीगेटेड डिमांड कम हुई है मतलब एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम हुआ है, बात एक ही है। ठीक है, सही है भाई, ओके है। अब ये तो हमने बता दिया कि फिस्कल पॉलिसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें बताना होगा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है ना, अब मैं मॉनेटरी पॉलिसी पे जाता हूँ। फिस्कल पॉलिसी सबको क्लियर है, मैं मॉनेटरी पे जाऊँ? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, मैं फिर मॉनेटरी पे जाऊँ। ओके,
ओके, अब हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं ज़रा, चाहे फिस्कल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा एडी को कम करना, ठीक है। सही है। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो टूल्स होती हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी दो टूल्स हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स हैं। एक है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट और दूसरी है एक्सचेंज रेट। सर, मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स हैं। जो पहली टूल है उसका नाम है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स हैं। पहली पॉलिसी का नाम है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, और दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव। और जो दूसरी टूल है उसका नाम है एक्सचेंज रेट। तो मैंने आपको हमेशा ये बात बोली है कि जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो यू विल ऑलवेज थिंक द इम्पैक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट। तो आपका काम खुद हो जाएगा। आपको सोचना है कि आप इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं या कम करें, क्या करें। तो मुझे बताएं भाई, इंटरेस्ट रेट को क्या करना चाहिए? हमारा टारगेट है एडी को कम करना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो हम मनी सप्लाई को रिड्यूस करेंगे ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। सही है। अच्छा, अब फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट का लेना देना दो लोगों के साथ होता है। एक होता है सेवर्स और एक होता है बोरोवर्स। तो यार, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होगा? तो यार, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सेवर सेव ज़्यादा करेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। जब वो सेव ज़्यादा करेगा तो वो स्पेंड कम करेगा। जब वो स्पेंड कम करेगा तो कंजम्पशन कम होगी। जब कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड यानी कि एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम होगा, ठीक है। सर, बोरोवर क्या करेगा? सर, बोरोवर बोरो कम करेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है, तो इसलिए वो री इन्वेस्ट भी कम करेगा, जिससे जॉब्स और इनकम और कंजम्पशन कम होगी, जिससे वापसी एग्रीगेटेड डिमांड यानी कि एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे फिर वही होगा, प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? इससे प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? इससे प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम कर देगा। जब प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड फॉर लेबर कम होगी, और जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो कंट्री में क्या बढ़ जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ? ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव रिलेशन है ना, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा। सही है। अब बताओ, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमारे एक्सपोर्टेड गुड और इम्पोर्टेड गुड की प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो आपने बोला सर, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमारे एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ जाएगी, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ? और क्वांटिटी के कम होने का मतलब है कि हमारे एक्सपोर्टेड गुड की कंजम्पशन कम हो रही है। जब कंजम्पशन कम होगी तो इसका मतलब है एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर यानी कि एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, और इससे फिर वही अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। सर, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा हमें इम्पोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मुल्क से पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लोज बढ़ेंगे, तो आपका बीओटी डेफिसिट में चला जाएगा, ठीक है। और आपका बीओपी जो है मुल्क का, वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। अब वैसे तो दो डायग्राम बन सकती है, एक एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर के कम होने वाली और एक मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट वाली। तो मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट वाली हमें सीखनी है डायग्राम। तो देखें, सबसे पहले दो एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, और लेबलिंग करेंगे। ऊपर एक्सिस के ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, ठीक हो गया।
नीचे एक्सेस के ऊपर आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ मनी, या फिर एक्टिव बैलेंसेस भी लिखा हुआ है किसी किसी बुक में ना। तो बोथ आर द सेम थिंग। आपको पता है मनी सप्लाई की लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सही है। और ये जो कर्व मैंने आपके सामने बनाया है, ये मनी डिमांड है, इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व भी कहते हैं, आपको पता होगा। सही है। ये मनी सप्लाई का कर्व हो गया, ये मनी डिमांड यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व हो गया। सर जहाँ पे मनी सप्लाई मनी डिमांड इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है। और वहां से क्या डिटरमाइन होगा, वहां से इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो ये आ गया इंटरेस्ट रेट, और ये आ गया क्वांटिटी ऑफ मनी। मनी सप्लाई कम होगी, किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड होगा। सर मनी सप्लाई कम होगी तो मनी सप्लाई का जो कर्व है वो किधर शिफ्ट होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सही है। मनी सप्लाई कम हुई है, मनी सप्लाई का कर्व किधर शिफ्ट होगा, मनी सप्लाई का कर्व होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सर ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम। सर यहाँ से लेफ्ट पर आ गया न्यू इंटरेस्ट रेट, और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी। तो ये आ गया न्यू इंटरेस्ट रेट, ये आ गई न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। और ये आ गया न्यू, ये आ गया न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताओ। देखो यहाँ पर भी वही प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव होता हुआ दिख रहा है आपको, और फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे फिस्कल पॉलिसी हो, दोनों डिमांड साइड पॉलिसी का हिस्सा है, और डिमांड साइड पॉलिसी को कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। ये आपके 14 मार्क्स नॉलेज एनालिसिस के कवर हो गए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन के मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन के मार्क्स लेने हैं। और इवैल्यूएशन के मार्क्स में सबसे पहले आप लिखेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में, कि यार फिस्कल पॉलिसी में अगर टैक्स को बढ़ाते हैं तो मुल्क में इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाएगा। सही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाएगा। सही है, टैक्स इवेजन होगी, लोग टैक्स की चोरी करेंगे, ठीक है। और बजट डेफिसिट में जा सकता है, ठीक है। सही है। फिर आप बताएंगे कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी में अगर इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, अगर इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, सो सेविंग विल इंक्रीज ओनली बाय स्मॉलर परसेंटेज, ठीक है। तो यार अगर इंटरेस्ट इन इलास्टिक है तो सेविंग इंक्रीज होगी स्मॉलर परसेंटेज से, ठीक है। फिर आप इसको बताओगे कि डिमांड साइड पॉलिसी में दो पॉलिसी हैं, कौन कौन सी, फिस्कल, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब इसको बताएंगे कि डिमांड साइड पॉलिसी में दो पॉलिसी हैं, फिस्कल और मॉनेटरी, और दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। फिस्कल मॉनेटरी दोनों को कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी कहते हैं। और फिर आप लिखेंगे कि बस ठीक है, दैट्स इट, ठीक है।